कल रात को दोनों तरफ की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारत ने अपने 3 कुल लोग गंवाए हैं, जिसमें से एक सैनिक अधिकारी शहीद हुए हैं और 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नुकसान चीन की तरफ भी हुआ है और खबर यह भी आ रही है कि गोली नहीं चली है, लेकिन ये जो कुछ हुआ ये कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, इसके लिए औपचारिक तौर पर इंतजार करना पड़ेगा। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है 2 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बीच सीडीएस बिपिन रावत से मिले हैं। इस मुलाकात के दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बारे में बातचीत की है, यानी कि रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय इन सिंक है लगातार इस समय जो कल रात का घटनाक्रम हुआ उसके बाद, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि सैन्य स्तर की बातचीत एक तरीके से फेल हो गई जो कल रात तक हो रही थी। लेकिन खबर यह भी है कि इस समय भी जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, भारत और चीन के बीच सैनिक स्तर की बातचीत चल रही है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत से अपील की गई है कि वो कल रात के इस घटनाक्रम के बाद कोई एक तरफा कार्रवाई न करे, जिससे स्थिति वहां पर और बिगड़े। हमारे साथ कमांडर जीजे सिंह आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद है, जो पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय में श्वेता वहीं पर मौजूद थी जहां से कुछ दूरी पर यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था और वहां सेनाएं दोनों तरफ की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही थी 70 से ज्यादा दिन तक। इस बार ऐसा क्या हुआ? सब्र क्यों जवाब दे गया और किसका सब्र जवाब दे गया, यह बड़ा सवाल होगा। कमांडर जीजे सिंह, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 50 साल में ऐसी कोई परिस्थिति देखने में नहीं आती जहां भारत को अपने कोई अधिकारी या जवान एलएसी पर इस तरीके की वारदात में गंवाने पड़े हों। इस बार ऐसा क्या हो गया कि चीन को इस हद तक आना पड़ रहा? रोहित, सबसे पहले तो बड़ी ये चिंता की बात है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं 42 साल पहले से अभी तक कभी हुआ नहीं था ऐसे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जो चाइना है उसकी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि वो 2 कदम आगे आता था, एक ऐसा टेंशन का माहौल बना लेता था जिसमें बातचीत का कहा जाता था कि शांति से बात करेंगे, हम अपने आप ही इसको खत्म करेंगे, इसको बढ़ाने की बात नहीं है। फिर ऐसी बातचीत करके 1 कदम पीछे हट जाता था। इस टाइम हम देख रहे हैं कि अभी वो पीछे 1 कदम पीछे नहीं गया, उसने पहले ही वहां पे अपनी फोर्टिफिकेशंस, अपना तोपखाना, आर्टिलरी और सब जो हथियार हैं वो जमा कर रखे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ये बड़ी प्लानिंग है जो इनके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लेवल की है, क्योंकि ये जो लोकल कमांडर तो नहीं कर पाएंगे। अभी हमने देखा है कि 6 जून को हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और उनके लिनल्यू मेजर जनरल आए थे और उन्होंने आपस में ये बात की थी कि जो भी मुद्दा है वो हम 2003 और 2013 का जो पहले हमारे एग्रीमेंट हो रखे हैं, उस एग्रीमेंट्स में बिल्कुल साफ ये दर्शाया गया है कि हम कभी भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिसके साथ टेंशन हो, एस्केलेशन हो, और हम उसको शांतिपूर्वक तरीके से जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जब हमारे जनरल वहां पे गए, वो पूरे पिछले 5 जो एग्रीमेंट हो रखे हैं वो सभी लेके गए और उनको समझाया, वो कन्विंस भी थे, मगर देख रहे हैं कि फिर वही बात पे अड़ गए वो कि 2 कदम आए, भाई 1 कदम पीछे गए हैं। और हमारी जैसे ये आपके अभी राहुल कनवल बता रहे थे कि एक ऐसी पहाड़ी ऊपर आके बैठ गए, जम गए कि वो हमें कभी भी टारगेट कर सकते हैं। जब हमारा कोई भी कॉन्वॉय जो वो सड़क दौलत बेग को जाती है उसके ऊपर कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको बात से समझनी चाहिए कि जो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हम अपनी सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर बना रहे हैं, हम उनके एरिया के ऊपर तो बना नहीं रहे। अभी उनकी थ्रेट परसेप्शन अगर बढ़ जाती है इसके ऊपर, तो ये तो उनको अपने आप समझाने की बात है। उनकी परसेप्शन उनकी प्रॉब्लम है ना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने देखा कि वो लोग शांत थे क्योंकि इस साइड पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमें कई दिन लग जाते थे। वो अगर हमने बाय रोड दौलत बेग ओल्डी पे जाना है, क्योंकि फौज के अंदर ये प्रिंसिपल सिद्धांत होता है कि जो मोबिलिटी है बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि
जो मोबिलिटी पीछे से आगे आने की एक दिन में हो और दूसरी जगह अगर वो 6-7 दिन के लिए हो तो बड़ा फर्क पड़ता है। अभी चाइनीज ने अपनी तरफ जो मोबिलिटी है वो इतनी बढ़िया कर ली है इस बहाने के हम तिब्बत में जो है वो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्रॉम तिब्बत टू चाइना, तो उस बहाने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना के बैठ गए। जब हमने शुरू किया तो इस पे वो चिढ़ गए, उनको इरिटेशन हो गई और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे हम उनकी बराबरी कर रहे हैं। अगर हम बराबरी कर भी रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ना। तो ये बात जो है ये कभी ना कभी तो उठनी थी, क्योंकि एलएसी जो है वे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। एलएसी भी एक एलओसी की तरह ही है जो हमारी पाकिस्तान में है, जो कि जब 62 के अंदर वॉर हुई उसमें 2 आर्मीज लड़ना जहां पे रुक गई उसको हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह दिया। तो वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कमल जी वापस आते हैं आपके पास। अभी आप जो बात बता रहे हैं वो इस मौजूदा परिस्थिति का इतिहास है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आज की तारीख में जो एलएसी की स्थिति है वो क्या है, जिस पर कल रात तनाव के बाद भारत को अपने 3 लोग गंवाने पड़े हैं। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है, चीन की तरफ भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर चीनी मीडिया की तरफ से, चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से, चीनी सेना की तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस समय और जानकारी लेकर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गौरव, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, सीडीएस बिपिन रावत मिले हैं अब से कुछ देर पहले। क्या बातचीत इस बैठक में हुई है, भारत की तरफ से क्या कहा गया है, जरा विस्तार से मौजूदा परिस्थिति के बारे में जानकारी। देखिए, रक्षा मंत्रालय में इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना अध्यक्ष, इन सब की बैठक चल रही है। और भारत ने यह साफ निर्णय किया है कि भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। भारत शांति से इस मामले को सुलझाना चाहता है सूत्रों के मुताबिक, लेकिन अगर चीन की तरफ से इसी तरह की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर धक्का मुक्की या पत्थरबाजी होगी, बीती रात भी यही हुआ था, तो भारत इसका जवाब निश्चित तौर पर देगा। बीती रात की अब और कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, उसके मुताबिक जब बॉर्डर कमांडर्स की ये बैठक हुई और इसमें यह तय हुआ कि पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17 अल्फा पर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाएगा, तो चीन के सैनिकों ने जमीन पर इसको मानने से इनकार कर दिया। वो कुछ पीछे हट रहे थे लेकिन नियंत्रण रेखा के उस पार नहीं जा रहे थे। ऐसे में भारत के निरंतर ऐसा कहने पर चीन की सेना की तरफ से हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, उनके पास लकड़ियां थी जिनमें बड़े बड़े लठ जिसमें लोहे के नाल और लोहे की कीलें उसमें गड़ी हुई थी, उससे उन्होंने हमला किया हमारे सिपाहियों पर। जो सेना की इन्फेंट्री बटालियन है, हालांकि हमारे पास उस बटालियन का नाम और कमांडिंग अफसर का नाम भी है, लेकिन जब तक सेना औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं करती हम भी नहीं बताएंगे दर्शकों को। तो वो सेना के कमांडिंग ऑफिसर रोहित आगे से लीड कर रहे थे, अपने जवानों का बचाव कर रहे थे, और इसी हाथापाई और मुक्केबाजी में और पथराव में उनको भी चोट आई। 2 जवान जो उनके साथ थे उनको भी गंभीर चोटें आई। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 जवान और हमारे घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में चीनी सिपाही भी घायल हुए इसके बाद। और आज सवेरे लगभग 7:30 बजे चीन ने बातचीत की पेशकश की, और उस बातचीत की पेशकश के बाद, चीन की पेशकश के बाद अभी भी बातचीत चल रही है। हालांकि चीन अब यह झूठा आरोप लगा रहा है रोहित कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके 2 जगह पर चीन की सेना पर हमला किया। बातचीत की पेशकश चीन की तरफ से की गई, कल रात को हमला पहले चीन की तरफ से किया गया। अब भारतीय सेना का जो बयान है उसमें थोड़ा संशोधन आया है कि चीन की तरफ भी सैनिक मारे गए हैं। इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी, कोई औपचारिक जानकारी मिल पा रही गौरव आपको? अभी तक रोहित औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेचर्स पर कई चीनी सैनिकों को भी ले जाया गया था बीती रात। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 चीनी सिपाही भी
या जख्मी हुए हैं या जख्मी से ज्यादा उनकी भी हालत हुई है, क्योंकि भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसा सूत्रों का कहना है। औपचारिक तौर पर भारत यही कह रहा है कि दोनों तरफ लोग हताहत हुए हैं बीती रात की इस घटना के बाद। और आज सवेरे जब चीन ने बातचीत की पेशकश की बीती रात की घटना के बाद, तो यह बातचीत चल रही है, लेकिन इस बातचीत में भी भारत ने बहुत साफ शब्दों में दो टूक चीन को कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को चीन परिवर्तित नहीं कर सकता, चाहे वो गलवान घाटी की बात हो या पेंगोंग त्सो की बात हो, चीन को पीछे हटना पड़ेगा। भारत तब तक वहां पर रहेगा जब तक चीन की सेना हट नहीं जाती। रोहित, लेकिन इस मौजूदा परिस्थिति में जो गौरव सावंत बता रहे हैं हमारे सहयोगी, वो ये कि फायरिंग कल रात भी नहीं हुई है, हाथापाई, मुक्केबाजी, लाठियां, डंडे, इस तरीके की चीजें इस्तेमाल की गई हैं। श्वेता सिंह, आप लगातार बता रही थी कि फायरिंग नहीं होती है, अमूमन जब वहां पर झड़पें होती हैं तो इसी तरीके की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उसको युद्ध की संज्ञा ना दी जा सके, उसको उकसावे की संज्ञा ना दी जा सके, और बाद में यह कहा जा सके ये तो सैनिक आपस में भिड़ गए थे क्योंकि दो ट्रूप सामने सामने आ गए थे, लेकिन परिस्थिति तनाव की बनी रहे। रोहित, वैसे तो हथियारों का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहां पर गोली बंदूक कह दिया गया है, पर हथियार नहीं होने चाहिए। चाइना अपनी तरफ से कुछ न कुछ परिवर्तन करके, और इसीलिए जैसा मैंने उस समय भी बताया कि कांटेदार तारों को लपेटकर और कीलों को ठोककर उन लाठियों पर वो लेकर आते हैं, और ये चाइना का ही इजाद किया हुआ है। भारतीय सेना में तो इतनी शक्ति शारीरिक रहती है कि वो अपने हाथों से ही धक्का दे दिया करते थे चीनियों को उनकी सीमा में। आज की बात नहीं है, 62 में भी अपने हाथों से हमने एक लड़ाई रिजांगला में लड़ी थी उनके साथ, जिसके निशान आज तक चीन के पास मौजूद हैं। लेकिन रोहित, मैं दो चीजें यहां पर क्लैरिफाई करना चाहती हूं, दो चीजें जो लगातार चल रही हैं, खासकर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एलएसी के सिचुएशन को लेकर। दो चीजें, ऐसा नहीं है, नंबर वन, गोली जिसकी बात अभी गौरव भी बता रहे थे, गोली नहीं चली है, ये सेना की तरफ से भी कहा गया है। और दूसरी चीज, रिटेलिएशन में चीनी नहीं वहां पर कैजुअल्टी हुए हैं, बल्कि उसी घटना के दौरान जो हाथापाई हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, चीन की तरफ भी कैजुअल्टी हुई है। भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या चीन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और वो आंकड़े क्या बताते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पारा इस समय वहां पर हाई है, इतना ज्यादा तनाव वहां पर है कि लगातार बातचीत रुक कर वहां पर हो रही है। सवेरे से जब से चीन की तरफ से कहा गया, तब जब से शुरुआत हुई है, वो इस समय भी वहां पर बातचीत ये चल रही है कि किस तरीके से इसे कम किया जाए। लेकिन रोहित, एक बहुत बड़ी चीज मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगी, और ये हर फौजी इस बात को मानेगा कि अब लड़ाई जो है वो जमीन की नहीं रह गई है। कमांडिंग ऑफिसर को उनकी यूनिट एक पिता का दर्जा देती है। एक कमांडिंग ऑफिसर को अगर मारा गया है चीन की तरफ से, एक कर्नल के रैंक के ऑफिसर को, एक कमांडिंग ऑफिसर को एक यूनिट की, तो इस समय बहुत ज्यादा तनाव उस यूनिट में भी मौजूद होगा। और ये बहुत वाजिब बात है कि उनकी तरफ से ये जानना वो पसंद करें कि वो किस तरीके से इसका बदला ले पाएंगे। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रह गई है, कमांडिंग ऑफिसर पर इस तरह का आक्रमण, इतने सीनियर अधिकारी पर जिसे पिता का दर्जा उसके सैनिक देते हैं, उस पर इस तरह का आक्रमण इस समय भारत के सामने बहुत बड़े सवाल खड़ा करेगा, चाहे किसी भी स्तर की मीटिंग हो जाए रोहित। लेकिन सबसे पहले जिसकी बात एक सैनिक सुनता है एक यूनिट के अंदर, वो होता है उसका कमांडिंग ऑफिसर, जो न सिर्फ उसका एक लीडर होता है सैन्य एक्सरसाइजेज में, बल्कि एक पिता की तरह उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। इसीलिए अभी जो असमंजस है और अभी जो मुश्किल है वो इस बात की भी है, भारत और चीन के बीच अगर बातचीत चल रही है तो इस बात को लेकर भी बहुत जोर हो रहा है कि क्या किया जाए, इस तनाव को कैसे कम किया जाए। ये इस समय भारत सरकार के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। कमांडर जीजे सिंह, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, आपकी टिप्पणी, जो बात श्वेता बता रही है उस पर। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो, क्योंकि एक कमांडिंग ऑफिसर तो पिता के मुताबिक के बराबर ही होता है ना, क्योंकि जो जिसे हम कहते हैं कि आफ्टर गॉड जो जवान है वो तो कमांडिंग ऑफिसर को ही देखता है ना। वो सभी जरूरतें जो है, अगर वो ही फील्स प्रोटेक्टेड तो वो कमांडिंग ऑफिसर के साथ प्रोटेक्टेड फील करता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये बात जो हुई है ये सिर्फ फिजिकल के ऊपर हुई है, फिजिकली एक दूसरे, जैसे हम हैंड टू हैंड फाइट करते हैं,
तो इसमें अगर देखा जाए तो हम कोई कम नहीं है। हमारे भी जवानों ने उनको अच्छी तरह, जिसे कहते हैं, पीटा होगा, मारा होगा और बराबरी की होगी, मगर अभी वो लोग बता नहीं रहे कि ये कितने उनके सोल्जर मारे गए, जो जख्मी हुए। वो ये जो कवर अप कर रहे हैं कि अभी उनकी गवर्नमेंट को, जहां उनके मीडिया तक बात नहीं पहुंची, जहां वो कोई इसके ऊपर बयान नहीं दे रहे, तो ये भी एक चालाकी हो सकती है कि इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी, इससे आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि बीच में डरे हुए भी हैं, उनकी थ्रेट परसेप्शन भी बढ़ रखी है। तो अभी हमें भी इस पे ऊपर बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये जो चाइनीज काम कर रहे हैं, ये भैया बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। क्या ये कोई प्रोफेशनल आर्मी पत्थरबाज करती है? ये कोई पाकिस्तान, ये कश्मीरी पत्थरबाज है? ये तो वैसे बिहेव कर रहे हैं। कितना लो डाउन है, कितना अनप्रोफेशनल है। इससे ही शो करती है कि उनकी आर्मी जो है पीएलए की, वो कितनी कमजोर और बुज़दिल है कि आप लकड़ियों से उसके आगे जो है वो कील लगा के और ऐसे जो है बिल्कुल गिरी हुई बातें करें। अगर प्रोफेशनल आर्मी है तो आमो सामने आके करे ना कुछ। तो अभी ये बात तो बहुत ही संगीन है, बड़ी सीरियस हो चुकी है। इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, क्या हम इसका जो स्कोर है, अगर हमारे कमांडिंग ऑफिसर के कोई नुकसान पहुंचा है या कोई ऐसी बात हुई है, तो उसका स्कोर कैसे हम सेटल करते हैं उनके साथ, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। कि हमारी जो आर्मी के जो लीडरशिप है, जनरल है, जैसे सीडीएस है, जहां जनरल नरवाने, वो इसका क्या फैसला करते हैं। क्या ये बात जो कोर कमांडर तक रह जाएगी, क्योंकि ये कोर कमांडर के ऊपर आ गई है अभी बात, क्योंकि यहां पे तो जानी नुकसान हो चुका है। जब जानी नुकसान हो जाए तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। आगे ठीक था कि एक दूसरे को जैसे कहते हैं कि आपस में झगड़ा किया, एक दूसरे के साथ मारपीट की और वापस चले गए, वो कोई छोटी बात थी। मगर यहां पे तो मर्डर कर दिया, इसको हम मर्डर भी कह सकते हैं कि हमारे 3 जवानों का, या 3 एक ऑफिसर 2 जवानों का मर्डर कर दिया उन्होंने। तो ये बात भड़क जाएगी, फ्लैश पॉइंट की तरफ जा रही है। इसकी डायरेक्शन, दिशा को देखें तो जो ऐसे लग रहा है कि दोनों आर्मीज मिलिटरीली भी बहुत जल्दी भिड़ सकती हैं, और इसका जो सजा है वो चाइनीज को मिलेगी, और उनको इसका जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसका इल्जाम, इसका जो है वो पूरा इनको देखना पड़ेगा, और इनको नुकसान होगा इसके ऊपर। तो हम पीछे बैठने वाले नहीं है। हम भी जी वापस आता हूं कमोडोर जीजे सिंह आपके पास। आप कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच तनाव इसके बाद और बढ़ सकता है, चीन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरव सावंत, आपके पास खबर इस समय और इस मामले से जुड़ी हुई क्या आ रही है मौजूदा परिस्थिति को लेकर, क्योंकि बातचीत वहां भारत और चीन के बीच लगातार चल रही है, और चीन के मीडिया से या विदेश मंत्रालय से या रक्षा मंत्रालय से किसी से यह उम्मीद की जा सकती है कि वो इस बात को स्वीकार करेंगे औपचारिक तौर पर कि उनके लोग मारे गए हैं वहां? देखिए, औपचारिक तौर पर तो चीन इसको नहीं मानेगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 चीनी सिपाही भी इसमें हताहत हुए हैं। किस तरह की उनकी इंजरीज हैं या फिटालिटीज हैं, ये तो कुछ समय बाद ही खबर छनकर वापस बाहर निकलेगी। लेकिन 2 टूक जो भारत चीन से कह रहा है रोहित इस बातचीत में, वो यही है कि चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटना ही होगा, वरना नुकसान दोनों का होगा और ज्यादा होगा। सूत्रों के मुताबिक जो अभी बातचीत चल रही है उसमें भारत ने साफ कर दिया है कि न केवल गलवान घाटी में बल्कि पेंगोंग त्सो पर भी जो चीन ने अप्रैल और मई में स्थिति में परिवर्तन किया है उसे वापस लेना ही होगा, वरना तनाव और बढ़ेगा। तो भारत इसमें कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है, बिना शर्त के चीन को वापस हटना होगा, ऐसा भारत चीन से कह रहा है, वरना स्थिति दोनों देशों के लिए और बिगड़ेगी, न केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बल्कि और जगह भी। रोहित, इसका मतलब क्या है गौरव? क्या चीन युद्ध चाहता है इस परिस्थिति में, जबकि पूरी दुनिया का दबाव चीन के ऊपर है, खासतौर पर कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में जो माहौल इस समय बना हुआ है, और चीन जिस तरीके से दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के निशाने पर है, खासतौर पर
अमेरिका के साथ चीन की जो इस समय परिस्थिति है, उसमें चीन भारत के साथ एक ऐसा टेंशन चाहेगा क्रिएट करके रखना जिसमें युद्ध जैसा माहौल बने? देखिए, अगर युद्ध जैसा माहौल चीन बनाना चाहता है तो यह चीन के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भारत की कोशिश यही है कि बातचीत से इस मसले का हल हो। कल की हिंसा के बाद आज सुबह चीन ने पहले बातचीत की पेशकश की, क्योंकि चीन भी जानता है कि अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति बद से बदतर होती है तो उसमें नुकसान ज्यादा चीन के सिपाहियों का होगा। संख्या भी हमारे सिपाहियों की ज्यादा है, पहाड़ियां भी भारतीय सिपाहियों के पास ज्यादा हैं, तो ऐसे में नुकसान चीन का होगा अगर भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इससे चीन की इज्जत भी कम हो जाएगी। इसीलिए भारत बहुत दो टूक चीन से कह रहा है कि अब चीन को वापस हटने की जरूरत है। अब देखना यह है कि चीन हठधर्मी पर उतरता है या शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि अभी भी देखिए रोहित, नुकसान दोनों देशों का हुआ है। भारत की तरफ से 1 कमांडिंग अफसर और 2 सिपाही शहीद हो गए। भारत में 11 से 12 और सिपाही इंजर हुए हैं। खबर यह भी है कि चीन की तरफ भी इंजरीज हैं, 3 से 4 तो बहुत सीरियस है, और भी हो सकती हैं, क्योंकि ये आपने और मैंने दोनों वीडियोज में इससे पहले देखा है कि जब नुकसान होता है तो दोनों ही तरफ का होता है। ऐसे में अब अगला निर्णय चीन को लेना है कि चीन चुपचाप वापस जाता है या स्थिति आने वाले हफ्तों में और बद से बदतर होगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना से यही कहा है कि भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। जी, श्वेता सिंह भी हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं लगातार। और गौरव, श्वेता भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं इस समय की परिस्थिति को लेकर। और श्वेता, जो सवाल मैंने गौरव से किया था वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है दुनिया का जो माहौल इस समय है, चीन जिस तरीके से कॉर्नर हो चुका है इस समय पूरी दुनिया में, क्या चीन भारत के साथ एक ऐसी परिस्थिति बैठे बिठाए मोल लेना चाहेगा जिसके बाद और निशाने पर आ जाए वो दुनिया के साथ साथ भारत के भी? देखिए, चीन इतना सरल तो है नहीं। अगर अचानक नेपाल की तरफ से होने वाली गतिविधियों को हम देख लें तो इसका मतलब चीन बहुत कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है इस सीमा पर। वाकई अपने घरेलू मसलों से ध्यान भटकाने के लिए और इस तरह की चीजें। रोहित, एक आध चीजें मैं और खबर के लिहाज से देना चाहूंगी, वो ये कि जो सीओ जिस रेजिमेंट के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन्होंने सोमवार को उन्होंने ही सीओ स्तर पर अपने चाइनीज काउंटरपार्ट से बातचीत की थी, जिसके बाद देर रात की ये घटना बताई जा रही है। तो ये विश्वासघात की कड़ी में और जोड़ लीजिए कि जो बात करने आ रहा है आप उसके साथ क्या करके और क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, वो युद्ध वो समझ रहा है, वो पूरी तरीके से जानता है और असेसमेंट कर चुका है कि भारत से अगर इस समय में वो युद्ध करेगा, ऐसा नहीं है कि भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, जैसा गौरव भी बता रहे हैं, लेकिन चीन को नुकसान ज्यादा होगा। चीन के पास अनुभव नहीं है उस लड़ाई का। चीन के अपने जो उनका सबसे बड़ा सैन्य मामलों को अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण करने वाली जो संस्था है, उसने अपनी तरफ से यह बयान कुछ दिन पहले एक आर्टिकल के जरिए दिया था कि जिस तरह का माउंटेन फोर्स भारत के पास है, जिस तरह के वॉरियर्स इस तरह की ऊंचाई पर लड़ने वाले भारत के पास है, वैसा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप सोचिए ना कि सियाचिन का जो युद्ध शुरू हुआ, जो सबसे लंबा युद्ध और सबसे ऊंचे क्षेत्र में चलने वाला युद्ध, वहां पर किस ऊंचाई पर बैठे हैं हमारे सैनिक और किस तरह की ट्रेनिंग उसके लिए लेकर वहां पर पहुंचते हैं और किस तरह की परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। और सिर्फ सियाचिन मत सोचिए, लगभग वैसी ही ऊंचाइयां जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में रहती है। लद्दाख में जो हमारे सैनिक बैठे रहते हैं, वो सब उस ऊंचाइयों पर प्रशिक्षित है लड़ाई करने के लिए, जबकि चीन को ऐसा कोई भी अनुभव हासिल नहीं है। आज जैसा राहुल भी बता रहे थे, डीएसडीबीओ रोड जिस तरह से अपना निर्माण उसके अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उसका एक पैरेलल जो कि एलएसी से होकर होता हुआ गुजरेगा, जो कि ज्यादा परेशान कर रहा है चीन को, वो एक ग्लेशिएटेड रोड। पहली बार इस तरह की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो चीन जानता है हमारी कनेक्टिविटी भी है, हमारा स्ट्रेंथ भी है, टिकेगा नहीं वो। लेकिन युद्ध चाहता है या नहीं चाहता है, ये चीन ही खुद जानता होगा, क्योंकि 62 में भी ऐसे ही हुआ था, उसने ना करते हुए अचानक आक्रमण किया था। लेकिन श्वेता, कोमोडोर जीजे सिंह जो बात कह रहे हैं वो ये कि भारतीय फौज बिल्कुल चाहेगी कि इस बात का बदला चीन से लिया जाए।
उस बात का हिसाब होना चाहिए। जो भारत के एक अफसर और 2 सैनिक जवान भारत ने गंवाए हैं इस बेवजह की परिस्थिति में, जिसको अनकॉल्ड फॉर कहा जाता है, वो भी तब जब आपकी बातचीत चल रही हो, जब आप परिस्थितियां सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको आगे कैसे हैंडल करेंगे? श्वेता, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा, मुझे लगा आप कॉमोडोर सिंह से ये सवाल कर रहे थे। नहीं, वाकई भारत ने, देखिए रोहित, अगर रातों रात भारत ने वहां पर बोफोर्स की तैनाती की और अपने सैन्य बलों को पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पूरी सीमा पर लगाया, तो इसका मतलब था कि भारत भी कोई टाइम पास करने के लिए कर नहीं रहा था। चीन को अच्छी तरह से मालूम है ये चीज। तो हमारी वॉर रेडीनेस तो है। जनरल रावत के साथ ही किस तरीके से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, यानी कि सेना के हर अंग को एक साथ किस तरीके से युद्ध के भीतर करना है, वो युद्धाभ्यास हम लगातार देखते रहे। ऊंचाई के इलाकों में हमारा युद्धाभ्यास चलता रहा है। भारत ऐसा नहीं है कि एक भी दिन के लिए उसने सोचा हो कि चीन बदल रहा है, बदल गया है। डोकलाम एक वेकअप कॉल था हमारे लिए, और उसके बाद से ये पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा को उसी नजरिए से देखा गया है। एक दिन की भी चूक वहां पर नहीं हुई है। राजनीतिक तौर पर सवाल भले ही किसी पार्टी और सरकार से उठा लिए जाते हैं, लेकिन आप दूसरी नजर से देखिए तो वो सेना से सवाल होता है कि आप ढिलाई बरत रहे थे, क्योंकि वहां पर सरकार को तो तैनात रहना नहीं है, वहां पर तो तैनात रहना है सेना को, और सेना ने ढिलाई नहीं बरती है। ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि चीन अपनी तरफ से कह रहा है कि वो तो हमारी सीमा में आ गए थे। अब समझिए कि अगर वाकई ये 50 स्क्वायर किलोमीटर भीतर की बात हो रही थी, तो फिर भारतीय सैनिक किस तरीके से चले गए। यानी बराबरी का मुकाबला है, डटकर भारतीय सेना वहां पर खड़ी है, और वो चीन को उसकी हद तक, क्योंकि बीच का जो हिस्सा होता है जो किसी का नहीं माना जाता है, वहां पर चीन की सेना गाहे बगाहे आती रहती है। आदतन उसे हमेशा से इस तरह की आदत रही है। तो चीन की सेना धीरे धीरे करके वहां पर आती है। भारतीय सेना उसे पहले बोर्ड्स के जरिए, आईटीबीपी जो आम दिनों में वहां पर तैनात रहती है, वो बोर्ड्स के जरिए उन्हें ये दिखाते हैं कि ये हमारी सेना है, हमारी भूमि है, यहाँ पर आप रुक जाइए, इसके आगे मत आइए। अगर वो और आगे आते हैं तो फिजिकली उसके बाद उन्हें पीछे धकेला जाता है। तो हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है, जैसे ही थोड़ा सा तनाव बढ़ता है वैसे ही आईटीबीपी पीछे और उसके बाद भारतीय सेना आगे। तो हम तो पूरी तरीके से सक्षम है। हालांकि ये भी बताऊं कि मैंने किसी भी तरीके की अभी भारत एस्केलेट करने की कोशिश इस समय नहीं कर रहा है। अभी इंतजार किया जा रहा है कि जो चर्चा चल रही है रक्षा मंत्री की सीडीएस और बाकी सेनाध्यक्षों के साथ, उसमें से जो निकल कर आता है उसके बाद अभी एस्केलेशन पर चर्चा नहीं शुरू हुई। अभी यह सोचा जा रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था, जो डी एस्केलेशन शुरू हुआ था, क्या उस पर कायम रहना है। चीन की तरफ से कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्या कल की घटना का बैकग्राउंड, वो सारी चीजें अभी देखी जा रही हैं। पूरी रिपोर्ट दी गई है रक्षा मंत्री को, जिसके आगे फिर चर्चा होगी कि अब क्या किया जाना है। रोहित, बिल्कुल, कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। श्वेता सिंह लगातार मेरी सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। गौरव सावंत लगातार अपडेट कर रहे हैं। गीता मोहन विदेश मंत्रालय पर नजर रखे हुए इस समय कि वहां की परिस्थिति क्या बनती है, उनसे भी हम बात करेंगे। अभिषेक भल्ला पिछले काफी समय से लगातार इस पूरे इलाके की अपडेट आपको दे रहे हैं, वो भी बीच बीच में लगातार जानकारी दे रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति भारत और चीन के बीच में एलएसी पर काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चल रही है, यानी कि सैनिक स्तर की बातचीत के जरिए एक बार फिर इस मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक कल रात को जो हिंसक झड़प हुई है उसमें भारत की तरफ 3 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें एक कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी हैं और 2 सैनिक जवान जो शहीद हुए कल रात की झड़प में। कुछ लोग चीन की तरफ भी मारे गए हैं, कम से कम 3 से 4 लोग मारे गए हैं चीन की तरफ। यह बात गौरव सावंत मेरे सहयोगी सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। लेकिन चीन की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया कि उनके कितने लोग जख्मी हुए हैं या कितने लोग मारे गए हैं कल रात की इस घटना में। इतना जरूर चीन ने कहा है भारत से कि वो इस घटना के बाद कोई एक तरफा कार्रवाई ना करें। कल रात को हुई इस हिंसक वारदात के बाद सुबह चीन की तरफ से दोबारा बातचीत की पेशकश की गई, जिसके बाद भारत और चीन के बीच सैनिक अधिकारी स्तर की वार्ता लगातार सुबह से रुक रुक कर चल रही है। और इस समय जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं, गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हो चुकी है। सीडीएस बिपिन रावत के साथ वो बात कर चुके हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहां पर प्रमुख वहां पर मौजूद रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, और उन्होंने मौजूदा परिस्थिति को लेकर विवेचना की है, समीक्षा की है
और इस परिस्थिति में भारत की तैयारियों को लेकर भी बात हुई है और साथ ही यह भी कि भारत को ऐसी परिस्थिति में कैसा रिस्पांस देना चाहिए। कमांडर जीजे सिंह, आपके मुताबिक ऐसी परिस्थिति में भारत को कैसा रिस्पांस देना चाहिए? देखिए, ये रिस्पांस तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जैसा उन्होंने हमारे साथ किया वैसे ही हमें उनके साथ करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हमें मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। क्यों? मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि देखिए, आज 10 दिन पहले जो कोर कमांडर थे और उनके जो जिस थिएटर में वो आता है उनका इलाका, उनकी हाईएस्ट लेवल पे बात हुई है। उसके बाद 4-5 बार और बात की गई है ब्रिगेडियर लेवल पे, मेजर जनरल लेवल के, कर्नल्स लेवल के ऊपर। और अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि ये लोकल जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उनमें आपस में भिड़ गए, वो ये मैंने मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे इसके अंदर धोखा, फरेब जो है वो नजर आ रहा है चाइनीज की तरफ से। अगर ऐसी बात आई है कि वो पहले से ही अपनी लाठियां और उनके आगे कील लगा के हाथों में लेके आए हैं, तो उनको हरी झंडी मिली है ऊपर से। उनको जो वो थिएटर कमांडर है उसने झंडी लेके हरी अपनी सेंटर से और जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है उससे लेकर नीचे पास किया कि अब ये करिए। और दूसरी बात देखिए जो मुझे हैरान कर रही है, वो अभी चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। ये जो चुप्पी उनकी है ये बिल्कुल सोची समझी चुप्पी है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये खबर उनके विदेश मंत्रालय में या डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंदर नहीं पहुंची, उनके पास ही पहले पहुंच गई होगी। वो भी अपनी इंफो टेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर बहुत किसी से कम नहीं है वो, तो उनको सब मालूम है। उनके शीपिंग से लेकर नीचे तक वो सब एक हो चुके हैं और उन्होंने क्या ठान रखी, क्या धोखा है इसके अंदर, वो हमें देखना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। क्योंकि हमें इतना इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ना ही लेंगे हम। अगर हमारे रक्षा मंत्री और दूसरे आला अधिकारी जो है, जैसे सीडीएस है, रक्षा मंत्री हुए, आर्मी चीफ हुए, ये जो बात कर रहे हैं अभी इतने हाई लेवल पे, तो ये बात उनके गवर्नमेंट के बीच भी गई होगी। तो अभी ये क्या चाल चलते हैं, हमें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि इसके ऊपर इनका कैरेक्टर तो पहले ही लूज है, ढीला है। ये कोई भी कुछ कर सकते हैं। अभी कह रहे हैं कि नहीं, आगे बात जो है हम सुलझा लेंगे। कल अपनी फौज को रातों रात कोई सरप्राइज हमें दे दें, कुछ पता नहीं है। इनके ऊपर तो आप एक बिल्कुल क्षण भी जो है विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी इनकी सोची समझी चाल चुप्पी है। ये नहीं मैं मानने को तैयार कि इनको पता नहीं है इनके कितने सोल्जर मर गए। इनके मीडिया को बताया नहीं जा, इनका मीडिया खुद चुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि इनका गवर्नमेंट, मीडिया, रक्षा विभाग और विदेश विभाग सब एक है। इनके अंदर वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं है। और ये सभी एक हो जाते हैं, एक सूत्रधारी हो गए हैं अभी, और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, हम रिजॉल्व करेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई बड़ी चाल के अंदर हो सकता है। इसको एक और बात भी कह सकती है कि जिसको हम कहते हैं रेड हेयरिंग, कि हमारा ध्यान इस तरफ कर रहे हैं और उधर नाकुला और दोकलम की तरफ कुछ कर दे। ये तो अभी बॉर्डर के ऊपर एक सिचुएशन जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लेह लद्दाख में करेंगे। अभी तो पूरा बॉर्डर जो है उसके ऊपर गर्मी छा गई है, गर्मा गया ये। और कल क्या करते हैं ईस्ट के अंदर, जहां इधर कैसे उकसाते हैं नेपाल को। नेपाल जो वो इनकी खानाफूसी के अंदर आ रखा है। इन्होंने उसको जाके केपी शर्मा ओली को भी जो है अपने पीछे लगा लिया, क्या गोली दिया उसको जाकर। वो अभी बात उल्टी कर रहा है और वहां पे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसके एक खबर इस समय आ रही है, आपको भी और अपने दर्शकों को भी बता दें। इस पूरी परिस्थिति में ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक
भारत से झड़प में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक चीन के जख्मी हुए हैं। यह ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर के मुताबिक खबर है। भारत से झड़प में 11 चीनी सैनिक घायल हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि फायरिंग नहीं हुई है, LAC पर हाथापाई हुई है, जैसी जानकारी भारत की तरफ से भी आ रही थी। गौरव सावंत हमारे सहयोगी और श्वेता सिंह लगातार बता रहे हैं कि वहां फायरिंग नहीं हुई, हाथापाई हुई, हिंसक झड़प हुई और इस हिंसक झड़प में भारत ने 3 अपने साथी गंवाए, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और एक अफसर, कमांडिंग अफसर स्तर के वो शहीद हो गए, कर्नल स्तर के अधिकारी शहीद हो गए। चीन की तरफ 5 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ 11 जवान वहां पर घायल हुए हैं। यह ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट इस समय कह रही है। श्वेता, और कुछ जानकारी जो आपके पास आ रही हो इस समय इस घटनाक्रम को लेकर, या जो बैठक रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय की अभी तक हुई है उसको लेकर? देखिए, चीन की तरफ से तो जो भी जानकारियां निकलती हैं रोहित, लेकिन ये ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो ये कहा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। चीनी सैनिकों के 5 चीनी सैनिकों का मारा जाना जो झड़प हुआ था उसमें ये बहुत कुछ कह रहा है इस समय, और इसीलिए 2 पैरेलल बैठकों को हमें देखना पड़ेगा। एक जो दिल्ली में इस समय चल रही है, जो रक्षा मंत्री की अगुवाई में चल रही है, और दूसरी बैठक जो भारत और चीन के बीच बातचीत के तौर पर चल रही है। वहां पर जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो तनाव की शुरुआत हुई है उसका निपटारा किया जाए। अब ये देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है, और जो दिल्ली में चल रही बैठक में इस समय चर्चा का विषय है वो ये कि इस तनाव की शुरुआत आखिर किस तरीके से हुई थी, और इस तरह की कभी भी कोई झड़प, कोई भी लड़ाई अगर सीमा पर पहली गोली भी चलती है, जो कि यहां पर वो स्थिति नहीं है, लेकिन अगर पहला मुक्का भी ताना गया तो वो किसकी तरफ से किया गया, उस हिसाब से फिर इस मामले में आगे चला जाएगा। पहला आक्रमण किसकी तरफ से हुआ है वो देखना होगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच जब बातचीत हो चुकी थी, तय हो चुका था कि आपको कितना पीछे अपनी सीमा में जाना है, और चीन ने इस बात को मान लिया था। वहां के कमांडिंग अफसर जो उस यूनिट के वहां पर थे, उनकी सीमा में मौजूद थे, उन्होंने इस बात को मान लिया था। उसके बाद ही पीछे हटने की कार्रवाई शुरू हुई थी, डिसएंगेजमेंट की। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए? इस पूरी लंबी सीमा पर हर एक जगह पर बातचीत करके कोशिश की जा रही है। जहां पर सफलता इतनी ज्यादा हो गई, वहां पर क्यों इस तरह का काम हुआ कि आपने अड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये टकराव, ये मुठभेड़ देखने के लिए वहां पर मिली। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है रोहित ये जानकारी इस समय कि भारत की तरफ से जो 3 कैजुअल्टीज की बात हम कर रहे थे, कई और जवान घायल भी बताए जा रहे हैं, और चीन की तरफ से 5 मौतों की पुष्टि किया जाना, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स उनका सरकारी एक तरह से मुखपत्र है, तो उनकी तरफ से आने वाली जानकारियां चीन की सरकारी जानकारियां ही हैं। चीन के 5 सैनिक मारे गए इस हाथापाई में, इस मुठभेड़ में, और उसके साथ ही 11 उनके जो सैनिक हैं वो बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। जाहिर है तनाव दोनों तरफ बहुत अधिक है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 45 साल में जो इस तरह का वायलेंट, इस तरह की हिंसात्मक टकराव कभी नहीं देखने को मिला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो आज ऐसी परिस्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है जहां पर भारत ने भी अपने अफसर समेत कुल 3 लोगों को गंवा दिया है। लेकिन इसमें से निकलना बहुत बड़ी एक कूटनीतिक लड़ाई भी हो जाएगी रोहित। देखना होगा कि ये 2 ताकतवर देश इस तरह के जो आमने सामने आ गए हैं, अब किस तरीके से इसका निपटारा हो। रोहित, श्वेता, पिछले करीब 2-3 साल में एक चीज जो बार बार चर्चा में आई है वो है शी जिनपिंग के साथ निजी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक केमिस्ट्री, जो कि 2 मौकों पर देश के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने देखी भी है। क्या आपको लगता है कि चीन में ग्लोबल टाइम्स का यह स्वीकार करना कि हमारे 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हुए हैं, यह दर्शाता है कि चीन असल में इससे कहीं ज्यादा दबाव में है जितना वहां ग्लोबल टाइम्स को छापने की अनुमति दे दी गई है, और अब केवल सैनिक स्तर की बातचीत से इतर उस केमिस्ट्री के स्तर पर भी एक बातचीत की नौबत दोनों देशों के बीच आ सकती है वापस? नहीं, बिल्कुल आएगी, और ये उस स्तर पर बातचीत करनी ही होगी, क्योंकि सैन्य स्तर पर जो चल रहा है वो तो उस स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने के लिए कि गतिरोध खत्म हो और दोनों देशों के बीच एक स्वीकार्यता बने।
ये उस चीज के लिए चल रहा है। लेकिन अगर जाने जाती हैं तो उसके बाद दोनों सरकारों को इसमें जुटना ही पड़ेगा। मुमकिन है या तो पहले रक्षा मंत्री बातचीत करने का प्रयास करें और उस स्तर पर हो जाए कुछ, क्योंकि अगर दोनों तरफ कैजुअल्टीज हुई हैं तो ये परिस्थिति पूरी तरीके से बदलती है। हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे कि क्या चीन इस बात को स्वीकार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अमूमन इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अगर चीन स्वीकार नहीं करता तो वो एक अग्रेसर के तौर पर, एक आक्रांता के तौर पर भी दुनिया के सामने आता, और दुनिया के सामने अपने इमेज की चिंता इस समय उसे बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो सच को छुपा नहीं पाया, उसके पास वो विकल्प नहीं था कि वो सच पर पर्दा डाल सके और कहे कि हाँ भाई हमने इस तरह की चीज की है। ये भारत पाक रिश्तों में नजर आ जाता है। लेकिन भारत और चीन के रिश्तों के बीच अगर इस तरह की चीज हुई है तो अब मुझे लगता है रोहित, सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि अभी तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता भी इस पर अपनी बात कहना चाहेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि एशिया के दो जायंट्स इस तरह की एक टकराव में एक दूसरे के आमने सामने हो, जहां पर जाने जा रही हो और जहां पर युद्ध की परिस्थिति हो जाए। अगर पृथ्वी का ही भूभाग देख लीजिए या फिर दोनों देशों के पॉपुलेशन को देख लीजिए, पूरी दुनिया के हित में नहीं है इस समय कि इस तरह की कोई चीज हो। भारत ने जिस तरह से वहां पर हुआ होगा, जिस तरह से आमना सामना हुआ होगा, मैं बस इंतजार कर रही हूं। मैं इसीलिए अपना फोन बार बार चेक कर रही हूं कि किसी तरीके से जैसे ही वो जानकारी हमारे सामने होती है कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्या उकसावा था, क्योंकि अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है उसमें रोहित यही कि यही सीईओ थे जिन्होंने बातचीत की थी सामने चाइना के उस सेक्टर में तैनात सीईओ से। तो उसके बाद बीती रात ऐसा क्या हो गया कि उस बातचीत और उस सहमति के बाद टकराव की हिंसात्मक टकराव की इस तरह की स्थिति हो गई। रोहित, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है उस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कि चीन की तरफ से कोई इस तरह की, माफ कीजिएगा, भारत की तरफ से किसी तरह से अग्रेस करने की कोशिश हो या फिर उनकी सीमा में प्रवेश करने का प्रयास रहता है। भारत सिर्फ एक पेट्रोलिंग करता है और जैसा कि मैंने बताया आईटीबीपी वहां पर रहती है हमेशा तैनाती के लिए और उनकी पेट्रोलिंग ड्यूटीज रहती हैं। भारत अपनी तरफ से आक्रमण करता ही नहीं। वहां से पीएलए के सैनिक जो हैं वो भारत की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बस उनकी हद बताई जाती है।